प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11 चैप्टर 2 के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नाबालिग साझेदार। साझेदारी दो लोगों के बीच कानूनी अनुबंध पर आधारित होती है जो उनके द्वारा संचालित व्यापार के लाभ हानि को बांटने का समझौता करते हैं। क्योंकि एक नाबालिग किसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। फिर भी किसी नाबालिग को सभी अन्य साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। ऐसे में उसका दायित्व फर्म में लगाए गए उसकी पूंजी तक सीमित होगा। वह फर्म के प्रबंध में भाग नहीं ले सकेगा। अतः एक नाबालिग केवल लाभ में भागीदार होगा तथा वह हानि को वहन नहीं करेगा। हाँ, यदि वह चाहे तो फर्म के खातों को देख सकता है। नाबालिग की स्थिति उसके नाबालिग हो जाने पर बदल जाती है। वास्तव में बालिग हो जाने पर नाबालिग को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है। 6 माह के अंदर उसे अपने निर्णय का सार्वजनिक नोटिस देना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उसे पूर्ण रूपेण साझेदार माना जाएगा तथा अन्य सक्रिय साझेदारों के समान ही फर्म की देनदारियों के लिए उसका दायित्व असीमित होगा। लक्षण: सहकारी समिति की विशेषताएं निम्नलिखित है। स्वैच्छिक सदस्यता: सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है अथवा उसे छोड़ सकता है। किसी समिति में सम्मिलित होने अथवा उसे छोड़ने के लिए वह बाध्य नहीं होता। यद्यपि छोड़ने से पहले उसे एक नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सदस्य बने रहने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। इसकी सदस्यता खुली होती है तथा किसी भी धर्म, जाति अथवा लिंग भेद का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। वैधानिक स्थिति: सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इससे समिति को अपने सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। समिति अनुबंध कर सकती है एवं अपने नाम में परिसंपत्ति रख सकती है। दूसरों पर मुकदमा कर सकती है तथा दूसरे इस पर मुकदमा कर सकते हैं। इसके पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण सदस्यों के इसमें प्रवेश अथवा इसको छोड़ जाने का इस प्रभाव नहीं पड़ता। समिति दायित्व: एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई पूंजी की राशि तक सीमित रहता है। किसी भी सदस्य के लिए यह राशि अधिकतम जोखिम की सीमा होती है। नियंत्रण: किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसकी निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथों में होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है, जिससे उन्हें प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनने का अवसर मिलता है तथा सहकारी समिति का स्वरूप प्रजातांत्रिक बनता है। सेवा भावना: सहकारी समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता एवं कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए इसके कार्यों में सेवा भाव प्रधान रहता है। अगर सहकारी समिति को आधिक्य की प्राप्ति होती है तो इसे समिति के उप नियमों के अनुरूप सदस्यों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। गुण: सहकारी समिति के सदस्यों को अनेक लाभ होते हैं। सहकारी समिति के कुछ लाभ नीचे दिए जा रहे हैं। वोट की समानता: सहकारी समिति एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से शासित होती है। सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक सदस्य को वोट का समान अधिकार प्राप्त होता है। सीमित दायित्व: सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होती है। उनकी निजी संपत्तियों को व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। स्थायित्व: सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया होना अथवा पागलपन सहकारी समिति की निरंतरता को प्रभावित नहीं करता है। समिति इसलिए सदस्यता में आए परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना कार्य कर सकती है। मितव्ययी प्रचालन: सदस्य समिति को साधारणतया अवैतनिक सेवाएं देते हैं क्योंकि ध्यान मध्यस्थ की समाप्ति पर ही केंद्रित होता है। इससे लागत में कमी आती है। अधिकांश ग्राहक समिति के सदस्य ही होते हैं, इसलिए डूबते ऋणों का जोखिम बहुत कम होता है। सरकारी सहायता:
सहकारी समिति लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, इसलिए इनको कम टैक्स अनुदान, निजी ब्याज की दर के ऋण के रूप में सरकार से सहायता मिलती है। सरल स्थापना। सहकारी समिति कम से कम 10 सदस्यों से प्रारंभ की जा सकती है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है तथा इसमें कानूनी औपचारिकताएं कम है। इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 में दी गई व्यवस्था के अनुसार होती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पूर्व में एक साझेदारी फर्म थी। आज अनेक कंपनियों का उद्गम साझेदारी है। विश्व के शीर्ष लेखांकन फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को 1998 में प्राइस वाटर हाउस एवं कूपर्स एंड लैम्ब्रेट 2 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया था। प्रत्येक का इतिहास 150 वर्ष पुराना है तथा 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा है। 1850 में सैमुअल लोवेस प्राइस ने लंदन में लेखांकन व्यवसाय स्थापित किया। 1865 में विलियम एच होलीलैंड एवं एडविन वाटरहाउस के साथ मिलकर उसने साझेदारी फर्म बनाई। जैसे जैसे फर्म बढ़ी, पेशेवर कर्मचारियों में से आवश्यक योग्यता प्राप्त लोगों को साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया। 1980 के अंत तक प्राइस वाटरहाउस एक महत्वपूर्ण लेखांकन फर्म बन चुकी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राइस वाटरहाउस कॉर्पोरेट के अभिलेख। सीमाएं। सहकारी संगठन की निम्न सीमाएं हैं। सीमित संसाधन। सहकारी समिति के संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनते हैं, जिनके साधन सीमित होते हैं। निवेश पर लाभांश की नीची दर के कारण भी अधिक सदस्य नहीं बन पाते। अक्षम प्रबंधन। सहकारी समितियां ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, इसलिए उसको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते। जो सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं देते हैं, वे साधारणतया पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते। गोपनीयता की कमी। सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा होती है तथा सीमित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व है, इसलिए सीमित प्रचालन के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना कठिन हो जाता है। सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन बदले में उसे खातों के अंकेक्षण, खाते जमा करना आदि से संबंधित कई नियमों का पालन करना होता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन पर नियंत्रण के बहाने राज्य सरकार सहकारी विभाग का हस्तक्षेप होता है। इससे समिति के प्रचालन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विचारों की भिन्नता। परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो सकते हैं। यदि कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दें, तो अन्य सदस्य का हित पीछे छूट जा सकता है। सहकारी समितियों के प्रकार। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर सहकारी समितियां कई प्रकार की होती हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिनमें कुछ लोग मानवीयता एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। सहकारिता संगठन एक समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। उपभोक्ता सहकारी समितियाँ। उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। उत्पादक सहकारी समितियाँ। इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आगत जुटाते हैं। विपणन सहकारी समितियाँ। विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों के उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। समिति का लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना तथा उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करना है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम
मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग आदि विपणन कार्यों को करती है। लाभ को उत्पाद संघ के सदस्यों को योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है। किसान सहकारी समितियां, इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। ऐसी समितियां फसलों के उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीनरी एवं अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती है। इससे न केवल किसानों की पैदावार तथा आय बढ़ती है, बल्कि इससे खंडित भू जोतों के संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। सहकारी ऋण समितियां, सहकारी ऋण समितियों की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। सहकारी आवास समितियां, सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी, कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो तथा जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व हो। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा उसके लक्षण स्पष्ट कर देती ये है। कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरे इस पर मुकदमा कर सकती है, लेकिन व्यक्तियों के समान यह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, समामेलन के दिन में से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है जो इसके सदस्यों के पृथक होती है। इसकी परिसंपत्तियां एवं इसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं से पृथक होती है। कानून व्यवसाय एवं इसके स्वामित्वों को एक नहीं मानता। स्थापना, कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना तथा कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। कंपनियों का सम्मेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम में होना अनिवार्य है। वे सभी कंपनियां जिनका सम्मेलन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा उससे पूर्व की कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उन्हें किसी भी कंपनियों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। शाश्वत उत्तराधिकार, कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समाप्त कहते हैं, पूरी हो जाएगी। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहेगा। नियंत्रण, कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल कहलाता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। दायित्व, हानि होने की स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई पूंजी तक सीमित होता है। अमूल का अद्भुत सहकारिता उपक्रम, अमूल प्रतिदिन 21,20,000 किसानों से, जिनमें अनेकों अनपढ़ है, 4,47,000 लीटर दूध इकट्ठा करता है। दूध को पैकिंग किए ब्रांड उत्पादों में परिवर्तित करता है तथा 6 करोड़ के मूल्य का माल देश भर में फैले 5 लाख फुटकर विक्रय केंद्रों को पहुंचाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1946 में किसानों के समूह द्वारा की गई, जो स्वयं को मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त करना चाहते थे। बाजार में सीधी पहुंच द्वारा अपने परिश्रम का पूरा लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। आनंद नामक गांव में स्थित खेड़ा जिला दूध सहकारिता संघ, जो अब अमूल के नाम से प्रसिद्ध है, ने चमत्कारिक विस्तार किया। इसने अन्य दूध सहकारी समितियों को मिलाया तथा गुजरात में फैला। इनका जाल अब 21.2 लाख किसान 10,411 ग्राम स्तर के
दूध एकत्रण केंद्र 14 जिला स्तर के संयंत्रों को गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की देखरेख में संचालित कर रहा है। अमूल विभिन्न संघों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का एक साझा ब्रांड है। जो ये उत्पाद हैं तरल दूध, पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, कोको उत्पाद, मिठाइयाँ, आइसक्रीम एवं गाढ़ा किया गया दूध। अमूल के कुछ उप ब्रांड हैं अमूल स्प्रे, अमूल लस्सी, अमूल्य एवं न्यूट्रामूल। खाद्य तेल उत्पादों का समूह धारा एवं लोकधारा के नाम से, जलधारा नाम से पेयजल तथा फलों का रस सफल के नाम से बेचा जाता है। पूर्व कंपनी अधिनियम से आशय निम्न में से किसी भी एक अधिनियम से। भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 से पूर्व कंपनियों से संबंधित लागू अधिनियम। भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 का 10, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 का 6, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 का 6, स्थानांतरित कंपनियां पंजीकरण अध्यादेश 1942, कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ऋण का भार कंपनी पर है न कि उसके सदस्यों पर। सदस्यों से हानि में योगदान के लिए उनके हिस्सों की अधिक राशि तक ही ले लिया जा सकता है। सार्वमुद्रण कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सर्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करते हैं। कोई दस्तावेज यदि उस पर कंपनी का सर्वमुद्रा नहीं है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं होगी। जोखिम उठाना कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारक वहन करते हैं, न कि एक या कुछ व्यक्ति जैसा एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी में होता है। गुण कंपनी के अनेक लाभ हैं जिनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है। सीमित दायित्व अंशधारक अपने अंशों की अधिक राशि की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं तथा ऋणों के निपटान के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग किया जाता है। स्वामी की निजी संपत्ति हर प्रकार के प्रभार से मुक्त रहती है, इसे निवेशक का जोखिम कम हो जाता है। हितों का हस्तांतरण स्वामित्व के हस्तांतरण में सरलता कंपनी में निवेश का अतिरिक्त लाभ है क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को बाजार में बेचा जा सकता है। स्थायी अस्तित्व कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है तथा इस पर उनकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्यागपत्र, दिवालिया होना एवं पागल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और विस्तार की संभावना संगठन के एकल स्वामित्व और साझेदारी में तुलना करने पर एक कंपनी के पास वित्त के अधिक स्रोत हैं। एक कंपनी जनता के धन की व्यवस्था के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के ऋण भी ले सकती है। पेशेवर प्रबंधन कंपनी विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों को ऊंचा वेतन देने में सक्षम होती है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों में निपुण लोगों को नियुक्त कर सकती है। उनके प्रचालन के पैमाने के विस्तृत होने के कारण कार्य विभाजन भी संभव हो पाता है। सीमाएं कंपनी की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। निर्माण में जटिल कंपनी के निर्माण के लिए अधिक समय, प्रयत्न एवं कानूनी आवश्यकताओं एवं निर्माण प्रक्रिया के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः एकल व्यापारी एवं साझेदारी की तुलना में कंपनी का निर्माण अधिक जटिल होता है। गोपनीयता की कमी कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यकाल में अनेकों सूचनाएं देनी होती है। ये समस्त सूचनाएं जनसाधारण को उपलब्ध होती है, इसलिए कंपनी प्रचालन के संबंध में पूरी गोपनीयता रखना कठिन होता है। अवैयक्तिक कार्य वातावरण स्वामित्व एवं प्रबंधन में पृथकता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें कंपनी के अधिकारीगण ना तो यह प्रयत्न करते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। कंपनी के बड़े आकार के कारण स्वामित्व एवं उच्च प्रबंधकों के लिए कर्मचारी, ग्राहक एवं लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो जाता है। अनेकानेक नियम कंपनी के कार्य संचालन में के संबंध में कई कानून, प्रावधान एवं बाध्यताएं हैं। कंपनी पर अंकेक्षण, बोर्ड देने, विवरण जमा करने और एवं प्रलेख तैयार करने के संबंध में अनेक प्रबंध होते हैं। इससे कंपनी की प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता कम हो जाती है।
और निर्णय लेने में देरी हो जाती है। अल्पतंत्रीय प्रबंधन सिद्धांता कंपनी एक लोकतंत्रीय संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी कि अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं। हितों का टकराव कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के हितों में टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की रुचि ऊंचे वेतन में होगी तो उपभोक्ता कम होगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी की गुणवत्ता की यात्रा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL आज भारत की ऊर्जा आधारभूत ढांचा संबंधी क्षेत्र का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम है। BHEL की स्थापना 40 वर्ष से अधिक पहले ही की गई थी। इसकी स्थापना के साथ भारत में देशी भारी विद्युत उपकरण उद्योग में प्रवेश किया। BHEL में न केवल हमारे स्वप्न को पूरा किया बल्कि उससे कहीं आगे निकल गया। यह कंपनी 1971 से 72 से लगातार लाभ कमा रही है तथा 1976 से 77 से लाभांश दे रही है। BHEL 30 मुख्य उत्पाद समूहों के 180 से अधिक उत्पादों का उत्पादन कर रही है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र जैसे बिजली उत्पादन एवं संचारण उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। BHEL गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली, पर्यावरण प्रबंध प्रणाली और एवं पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली से प्रमाणित है तथा पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध की दिशा में अग्रसर है। BHEL की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं। BHEL ने सुविधाओं एवं औद्योगिक उपयोगकर्ता के लिए 90,000 से अधिक मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए उपकरण लगाए हैं। 400 किलोवाट तक के संचरण एवं वितरण के जाल में प्रचालन के लिए 2,25,000 मेगावाट के संचारण क्षमता एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति की। बिजली परियोजनाओं, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, इस्पात, एल्यूमीनियम, रासायनिक खाद, सीमेंट संयंत्र आदि को 25,000 से ऊपर ड्राइव नियंत्रण प्रणाली वाली मोटरों की आपूर्ति की है। 12,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे लाइन के लिए जाल को विद्युत ट्रैक्शन एवं AC/DC लोकों की आपूर्ति की है। पावर संयंत्र एवं अन्य उद्योगों को 10 लाख वोल्वो की आपूर्ति की। BHEL का दिव्य स्वप्न एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग उद्यम बनने का है। इससे उसकी भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। कंपनी अपनी इन आकांक्षाओं को मूर्त देने के एवं देश की वैश्विक स्तर पर कार्य करने की आशा को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। BHEL की मुख्य शक्ति उसकी कुशल और समर्पित 43,500 कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी को अपने विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने का समान अवसर दिया जाता है। लगातार प्रशिक्षण और प्रशिक्षण, भविष्य की योजना, अनुकूल कार्य संस्कृति और प्रबंध की भागीदारी इन सभी से प्रतिबद्ध है और प्रेरित कार्यबल को स्थापित करके उत्पादकता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मानक हैं। कंपनियों के प्रकार। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जिसमें वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य होते हैं और जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। यदि कोई निजी कंपनी ऊपर दिए गए प्रावधानों में से किसी एक का भी उल्लंघन करती है तो यह निजी कंपनी नहीं रहेगी तथा इसको प्राप्त सभी छूटें एवं सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों से कुछ निम्नलिखित है। एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए 7 व्यक्तियों की प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। उदाहरण है लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड का उदाहरण। 1963 में देवेंद्र कुमार जैन नाम के नौजवान ने लेखन सामग्री के क्षेत्र में नया अध्याय आरंभ किया।
यह नौजवान मेहनत का धनी एवं महत्वाकांक्षी था। 19 वर्ष की कच्ची उम्र में उसने सदर बाजार में बिना किसी मशीन के सहायता के समुच्चय करने की छोटी दुकान शुरू की, जहां वह लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेनों का उत्पादन करने लगा था। लगातार 3 वर्ष तक नंबर 1 राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर का पारितोषिक LWIPL को दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप LWIPL को 4 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड पायलट, पेपरमेट, पार्कर एवं वाटरमैन के भारत में विनिर्माण एवं वितरण में एकमात्र अधिकार दिए गए। लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की आज लेखन उपकरण बाजार में 20% से भी अधिक भागीदारी है, जो सबसे अधिक भागीदारी है। इसका आवर्त 150 करोड़ को भी पार कर गया है। आज की तारीख में लक्जर भारत का लेखन यंत्रों का अग्रणी विनिर्माता एवं निर्यातक है। कुल निर्यात में इसका हिस्सा 15% से भी ऊपर है तथा नई दिल्ली में 4 एवं मुंबई में 3 विनिर्माण इकाइयाँ हैं, जिसमें 600 से अधिक कर्मचारी हैं। बाजार के अधिकांश खंडों में यह अग्रणी है। यह विभिन्न उपयोगों एवं आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पेनों का उत्पादन एवं वितरण करता है। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। एक निजी कंपनी सम्मेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक रुकना होता है। एक निजी कंपनी में 2 निदेशक होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक है। एक निजी कंपनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति के दी जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। एक निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसमें कम से कम 7 सदस्य हो तथा अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है, जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पूंजी की उपलब्धता, अधिकतम लाभ, न्यूनतम लाभ। संगठन के स्वरूप के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, स्थापना की लागत, यह आप देख लीजिएगा। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक स्वरूप के कुछ लाभ एवं कुछ हानियां हैं। उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय कुछ आधारभूत घटकों को ध्यान में रखा जाए। संगठन के चयन के महत्वपूर्ण निर्धारक घटकों को तालिका 2.4 में दर्शाया गया है तथा उनकी चर्चा नीचे दी गई है। प्रारंभिक लागत। जहाँ तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व सबसे कम खर्चीला सिद्ध होता है, तथापि इसका कानूनी औपचारिकताएं न्यूनतम होती है एवं कार्यकलापों का पैमाना छोटा होता है। साझेदारी में भी सीमित पैमाने पर उद्यम के कारण कम कानूनी औपचारिकताओं एवं कम लागत का लाभ मिलता है। सहकारी समितियों एवं कंपनियों का पंजीयन अनिवार्य है। कंपनी के निर्माण की कानूनी प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली होती है। जहाँ तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व पहली पसंद है क्योंकि इस पर न्यूनतम व्यय आता है। इसके विपरीत कंपनी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया जटिल है तथा इस पर अधिक व्यय होता है। दायित्व। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी में स्वामी का दायित्व असीमित होता है। निरंतरता। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी फर्मों में इनके स्वामित्वों की मृत्यु, दिवालिया होने या पागल हो जाने जैसी घटनाओं से उनकी निरंतरता प्रभावित होती है। संयुक्त हिंदू व्यवसायों, सहकारी समितियों एवं कंपनियों की निरंतरता पर ऊपर वर्णित घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि व्यवसाय को स्थायी ढांचे की आवश्यकता है तो कंपनी अधिक उपयुक्त रहती है, जबकि थोड़ी अवधि के उपक्रमों के लिए एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी को प्राथमिकता दी जाती है।
प्रबंधन की योग्यता। एक एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना कठिन होता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठनों जैसे साझेदारी एवं कंपनी में इसकी संभावना अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता। बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होती है, क्योंकि इसके लिए यह बड़ी संख्या में विनियोगकर्ता को अंशों का निर्गमन कर सकती है। नियंत्रण। व्यवसाय प्रचालन पर सीधे नियंत्रण एवं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार चाहिए तो एकल स्वामित्व को पसंद किया जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति। जहां ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता है, जैसे कि परचून की दुकान, वहां एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेगा। बड़ी कंपनियां इकाइयों के लिए जहां ग्राहक से सीधे व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं है, कंपनी स्वरूप को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जहां पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है, वहां साझेदारी अधिक उपयुक्त होती रहती है। अंत में कह सकते हैं कि ऊपर जितने घटकों की चर्चा की गई है, वे सब एक दूसरे से संबंधित है। पूंजी का योगदान एवं जोखिम व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार बदलते हैं। अतः व्यवसाय संगठन का जो स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने पर उपयुक्त हो, वही बड़े पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होगा। इसलिए उपयुक्त संगठन स्वरूप चुनने के पहले सभी प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे मुख्य शब्दावली देख लेते हैं। व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूप निम्न हैं। एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति तथा संयुक्त पूंजी कंपनी। एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है तथा वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी तथा हानि के लिए उत्तरदायी होता है। एकल स्वामित्व के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम निम्न हैं। शीघ्र निर्णय, सूचना की गोपनीयता, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, उपलब्धि का एहसास, स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता। उपरोक्त लाभों के होते हुए भी एकल स्वामित्व की भी कुछ सीमाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सीमाएं इस प्रकार हैं। सीमित संसाधन, व्यावसायिक इकाइयों की सीमित जीवन काल और सीमित दायित्व, सीमित प्रबंध योग्यता। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण रहता है। वह परिवार सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है एवं कर्ता कहलाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ निम्नलिखित है। प्रभावशाली नियंत्रण, स्थायित्व, सदस्यों का सीमित दायित्व, निष्ठा एवं सहयोग से वृद्धि। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ सीमाएं नीचे दी गई हैं। सीमित साधन, कर्ता का असीमित दायित्व, कर्ता का प्रभुत्व, सीमित प्रबंध कौशल। साझेदारी भारी पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल एवं जोखिम में भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। साझेदारी फर्म के लाभ निम्न हैं। स्थापना एवं समापन सरल, संतुलित निर्णय, अधिक कोष, जोखिम को बांटना, गोपनीयता। साझेदारी फर्म की निम्नलिखित सीमाएं भी हैं। असीमित दायित्व, सीमित साधन, परस्पर विरोध की संभावना, निरंतरता की कमी, जनसाधारण के विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं। सक्रिय साझेदार, सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, नाम मात्र का साझेदार और अविबंधन साझेदार। अवधि के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की हो सकती है। ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी। देयता के आधार पर भी साझेदारी के दो प्रकार होते हैं, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। सहकारी संगठन, सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। सहकारी समिति के सदस्यों को अनेक लाभ होते हैं। वोट की समानता, सीमित दायित्व, स्थायित्व, मितव्ययी प्रचालन, सहकारी सहायता, सरकारी सहायता, सरल स्थापना। सहकारी संगठन की निम्न सीमाएं हैं। सीमित संसाधन, अक्षम प्रबंधन, गोपनीयता की कमी, सरकारी नियंत्रण, विचारों की भिन्नता। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर सहकारी समितियां कई प्रकार की होती हैं, उनका वर्णन
इस प्रकार है: उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, उत्पादक सहकारी समितियाँ, विपणन सहकारी समितियाँ, किसान सहकारी समितियाँ, सहकारी ऋण समितियाँ, सहकारी आवास समितियाँ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वभौमुद्रण है। कंपनी के अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा नीचे दी गई है। सीमित दायित्व, हितों का हस्तांतरण, स्थायी अस्तित्व, विस्तार की संभावना, पेशेवर प्रबंधन। कंपनी की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं: निर्माण में जटिल, गोपनीयता की कमी, व्यक्ति कार्य वातावरण, अनेकानेक नियम, निर्णय में देरी, अल्पतंत्रीय प्रबंधन, हितों का टकराव। कंपनी दो प्रकार की हो सकती है: निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, जो अपनी अंश पूंजी के आविदान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है तथा जनसाधारण इसके सार्वजनिक से जमा में रुपया जमा कर सकता है, जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है। उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय कुछ आधारभूत घटकों को ध्यान में रखा जाए: प्रारंभिक लागत, दायित्व, निरंतरता, प्रबंधन की योग्यता, पूंजी की आवश्यकता, नियंत्रण, व्यवसाय की प्रकृति। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। कंपनी क्या होता है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या होते हैं, और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। और ये अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।